हेलो बच्चों, हम लोग अपने सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ मिसेल फॉर्मेशन। मैकेनिज्म ऑफ मिसेल फॉर्मेशन। बच्चों, मिसेल किस प्रकार से बनता है, इस बात को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो बात कर रहे हैं हम लोग मिसेल का। मिसेल का सिंपल मतलब जान लीजिए, झाग होता है, यानी कि साबुन का झाग या सर्फ का झाग वगैरह जो होता है उसी को हम लोग मिसेल कहते हैं। तो इसका फॉर्मेशन होता कैसे है? तो सबसे पहले हम लोग इस बात को जान लें कि हमारे पास जितने भी या हमारे आसपास जितने भी डिटर्जेंट या सोप यानी कि साबुन या अपमार्जक होते हैं वो सारे के सारे सॉल्ट होते हैं। और जो भी सॉल्ट होता है हमारा, हम जानते हैं कि सॉल्ट जो होता है वो एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, और इलेक्ट्रोलाइट होगा तो निश्चित रूप से वो केटायंस और एनायन के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होगा। तो कह रहे हैं क्या कि किस प्रकार से ये सॉल्ट वाटर में डिसोसिएट होकर के मिसेल का फॉर्मेशन करेंगे, इन सभी चीज़ों को हम लोगों को देखना है मैकेनिज्म ऑफ मिसेल फॉर्मेशन में। सबसे पहले अगर हम लोग साबुन की ही बात कर रहे हैं, साबुन से अगर मिसेल फॉर्मेशन की बात करें, साबुन से मिसेल फॉर्मेशन हो या अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट से हो, दोनों बात एक ही है बच्चों। दोनों का मैकेनिज्म जो है वो सेम है, दोनों का बनने का तरीका सेम है, प्रक्रिया सेम है। तो अगर हम एज अ एग्जाम्पल साबुन ले लेते हैं, तो साबुन सबसे पहले क्या है, सोप क्या है? तो मैंने क्या बताया था आपको कि कार्बोक्सिलिक एसिड का लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या ऐसा कह सकते हैं कि सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपाउंड होगा, ठीक है ना। मतलब बड़ा बड़ा चैन जो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, बड़ा बड़ा कंपाउंड, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड जो है एज अ फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा, और उस कार्बोक्सिलिक एसिड में फंक्शनल ग्रुप, उस कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कोई कंपाउंड का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होगा। हाउ कैन बी दे फॉर्म? आखिर किस प्रकार से इन सबों का फॉर्मेशन होगा बच्चों? तो सीधी सी बात है कि आप लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों का या कार्बोक्सिलिक एसिड का आप कंपाउंड ले लीजिए। उस कंपाउंड का रिएक्शन जो है आप किसके साथ करा देना है आपको? बेस के साथ। तो बेस जो है वो मैं बोल रहा हूँ कि सोडियम या पोटेशियम, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस ले सकते हैं या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस ले सकते हैं। ध्यान रहे, मैं एक बात आप लोग को और बता दूँ कि हमेशा एसिड से जो है वो सॉल्ट में, जो सॉल्ट बना होता है, सॉल्ट में केटायन पार्ट जो होता है ना बच्चों, वो हमेशा बेस का होता है, और एनायन पार्ट जो होता है वो हमेशा एसिड का होता है। ध्यान रहे इस बात का, किसी भी सॉल्ट में जो केटायन पार्ट होगा इज ऑलवेज कम्स फ्रॉम बेस एंड एनायन पार्ट इज ऑलवेज कम्स फ्रॉम एसिड। जैसे एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं, C17H35COO, इसको बच्चों बोलते हैं हम लोग सोडियम स्टीयरेट। सोडियम स्टीयरेट। अब देखिए 17 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है हमारा, तो लंबी श्रृंखला हो गया। तो ये कैसे बना होगा? तो सीधी सी बात है, C17H35COOH, इसका रासायनिक अभिक्रिया किससे कराए होंगे हम लोग? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और क्या बन गया होगा? C17H35COO-। ध्यान रहे, सॉल्ट का फॉर्मेशन में हमेशा एनायन पार्ट जो होता है वो कहाँ से आता है? एसिड से, और जो हमारा केटायन पार्ट होगा वो हमेशा कहाँ से आएगा? बेस से। तो केटायन पार्ट इसमें कौन सा है? Na प्लस है ना, तो CH3COO, और यहाँ क्या जाएगा? Na, और प्लस वाटर का एलिमिनेशन होता है तो वाटर बन गया। अब इस C17H35COO का ऐसा क्या हुआ वाटर में डिजॉल्व करने के बाद कि ये जो है मिसेल का फॉर्मेशन यानी क्लैडर साइज पार्टिकल का फॉर्मेशन कर लिया। तो बच्चों ध्यान से देखिए आप इस बात को,
इसको जैसे ही हम लोग वाटर में डिजॉल्व किए हैं तो ये अपने कैटायंस और एनायन में डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। और ये जो पार्ट हम देख रहे हैं, यही पार्ट जो है रिस्पॉन्सिबल है मिसल फॉर्मेशन के लिए। कैसे, वो हम लोग देखेंगे। जैसे बच्चों मैं इसका एक छोटा सा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर मैं दिखाने जा रहा हूँ। अब ध्यान से देखें, यहाँ एक कार्बन होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, सॉरी एक एक्स्ट्रा कार्बन आ गया बच्चों। यहाँ 17 कार्बन ये और C एक ये COO-। कुछ इस प्रकार का जो है इसका स्ट्रक्चर हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के रूप में दिखा सकते हैं। तो बच्चों ये जो है कह सकते हैं कि जो हमारा कंपाउंड है इसका ये क्या है, हेड पार्ट है, और बाकी ये जो पार्ट है वो क्या है बच्चों, वो टेल है। तो ये टेल जो पार्ट है ना बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्रोकार्बन। और इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट एनायन। कार्बोक्सिलेट एनायन। अब बच्चों ये जो हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट होता है, ये टेल पार्ट होता है ना, वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। और ये जो हमारा कार्बोक्सिलेट एनायन वाला पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, हाइड्रोफिलिक। तो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक जो बोल रहे हैं बच्चों वो और कुछ नहीं है बल्कि लायोफिलिक और लायोफोबिक ही हैं, ठीक है ना। आज वाटर है यहाँ पे डिस्पर्सन मीडियम, तो हम लोग हाइड्रो का सेंस वहाँ वाटर से है, तो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। तो इसको हम लोग लायोफिलिक भी कह सकते हैं, ध्यान रहे। इट कैन ऑल्सो बी नोन एज लायोफिलिक और इट कैन ऑल्सो बी नोन एज लायोफोबिक। ओके। अब जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि जो हाइड्रोफिलिक है ये वाटर लवर होता है, मतलब कहने का है कि ये जो है वाटर से इसका बहुत प्रेम होता है, वाटर के साथ ये तुरंत कोऑर्डिनेट हो जाता है, जुड़ जाता है, मतलब वाटर से नफरत नहीं करता है। लेकिन ये पार्ट जो ये जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है बच्चों, वो लायोफोबिक इन नेचर यानी हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। तो हम लोग जानते हैं कि ये वाटर फियरिंग होता है और सॉल्वेंट फियरिंग और सॉल्वेंट हीटिंग सब्सटेंस होते हैं। तो सीधी सी बात है कि अगर ये जो है हमारा ये हाइड्रोफोबिक नेचर का है तो ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा, जबकि ये जो पार्ट है हमारा ये वाटर में डिजॉल्व होगा। और यही पार्ट जो है बच्चों कार्बोक्सिलेट एनायन वाला पार्ट ही जो होता है ना हमारा, वो पार्ट जो है सो वाटर में डिजॉल्व होकर के कोलाइडल साइज पार्टिकल का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग मिसेल कहते हैं। ध्यान रहे मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि कार्बोक्सिलेट एनायन जो होता है हमारा ये पार्ट जो है, यही पार्ट वाटर में डिजॉल्व होकर के कोलाइडल साइज पार्टिकल का फॉर्मेशन करता है बच्चों, जिसको हम लोग मिसेल कहते हैं। तो इस तरीके से मिसेल का फॉर्मेशन हो जाता है, या इसको थोड़ा सा आप दिखा सकते हैं इस तरीके से भी। ध्यान रहे इसको 17 हो सकता है, मैं जरूरी नहीं है कि मैं दिखा रहा हूँ पूरा आपको 17। ये 17 का आपका कार्बन का संख्या हो जाएगा। अगर सोडियम स्टेरेट का आप आयन बना रहे हैं तो ध्यान रहे। कुछ इस तरीके से। अब देखिए ये जो पार्ट है बच्चों ये सारा का सारा एनायन पार्ट है। क्या है एनायन पार्ट का मतलब? ये पार्ट जो हमारा COO- है, ये जो गोल दिख रहा है इस जगह पे, ये सारा का सारा जो है क्या है COO- वाला पार्ट है। और ये जो अंदर का पार्ट है बच्चों वो क्या है हमारा हाइड्रोफोबिक यानी कि हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है। तो इस तरीके से कह रहे हैं क्या कि ये सारे एनायंस जो हैं वो वाटर में डिजॉल्व होकर के कोलाइडल साइज पार्टिकल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम लोग मिसेल कहते हैं।
तो बच्चों ये है हमारा मिसल फॉर्मेशन। ठीक इसी के बेसिस पे हमारा साबुन का सफाई प्रक्रिया यानी कि क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप पढ़ना है। तो हम लोग उसके आगे उसके तरफ भी हम लोग मूव कर जाते हैं। ये हमारा मैकेनिज्म ऑफ मिसल फॉर्मेशन हो गया। अब पढ़ना हम लोग को क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप का मतलब कि साबुन की सफाई प्रक्रिया, मतलब सीधा सा कहने का ये है कि किस प्रकार से कपड़ा आपके किस प्रकार से साबुन आपके कपड़े को साफ करने में सहायता प्रदान करता है, या किस प्रकार से वो आपके कपड़े से गंदगी को दूर करता है। तो बच्चों आप कभी कपड़ा धोए हैं निश्चित रूप से, तो उसका आपका इमेज जो है दिमाग में चल रहा होगा कि क्या काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग कि कपड़े को लेते हैं, कपड़े को लेने के बाद जो है हम लोग थोड़ा सा भिगोते हैं, भिगोने के बाद कपड़े को साबुन से रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद उसको और अच्छे तरीके से जो है हम लोग तब तक रगड़ते हैं जब तक कि कपड़े से झाग उत्पन्न होना स्टार्ट नहीं हो जाए। जब अच्छे से झाग उत्पन्न हो जाता है तो फिर उसको हम लोग पानी में डुबोते हैं। तो पानी में डुबोने के बाद जो है वो झाग यानी कि मिसल जो होता है वो धीरे धीरे कपड़े से हटना जो है शुरू हो जाता है। और फिर जो है हमारा कपड़ा में 2 बार 3 बार जो है कपड़े में डुबोने के बाद जो है, या उसको दूसरे शब्दों में खंगारना कहते हैं, तो डुबोने के बाद 2 बार 3 बार जो है जब पूरा मिसल यानी पूरा झाग उस कपड़े से अलग हो जाता है तो हम लोग कहते हैं हमारा कपड़ा साफ हो जाता है। तो बच्चों ये जो कपड़ा साफ होने की जो प्रक्रिया है, तो आपको उसमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि मिसल का फॉर्मेशन जब हुआ और मिसल का फॉर्मेशन आपके कपड़े पर जब हुआ, तो कपड़ा को जब आप पानी में आप जब डालते हैं और निकालते हैं, झाग के साथ वो किस तरीके से गंदगी को कपड़े से बाहर निकाल फेंकता है। और या जब आप 2 बार 3 बार जब कपड़े को आप फिर से पानी में डुबोते हैं उसी पानी में, तो फिर उस जो गंदगी कपड़े से बाहर निकली थी, फिर वो गंदगी क्यों कपड़े के अंदर फिर नहीं आ पाई, इस बात का भी आंसर आपको बड़ा प्रॉपर ढंग से यहाँ मिलने जा रहा है। तो ध्यान रहे कि अगर साबुन का सफाई प्रक्रिया भी पढ़ना है कपड़े के लिए, तो निश्चित रूप से सबसे पहले तो मिसल फॉर्मेशन आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा, किस प्रकार से मिसल फॉर्मेशन हुआ है। तो मिसल फॉर्मेशन को मैंने बड़े प्रॉपर तरीके से आपको बताया है। अब बच्चों क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप में होता क्या है, सबसे पहले इतना बात तो हम लोग को दिमाग में रहना ही चाहिए, तभी जाकर के जो है क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप भी समझ में आएगा। तो क्या करना है, कपड़ा लेना है, कपड़ा को भिगो करके उस पर साबुन पहले उसको रगड़ना है, फिर उसको किसी ब्रश या किसी चीज़ के सहायता से उसको अच्छे से रगड़ना है ताकि बहुत सारा मात्रा में झाग उत्पन्न हो जाए। अब झाग उत्पन्न होना मतलब इसने अपना काम तो कर दिया, लेकिन ये बेचारा तब तक बेरोजगार बैठा हुआ था, तब बेरोजगारी से काम तो चलने वाला है नहीं, तो कहीं ना कहीं इसका कुछ न कुछ वर्क तो निश्चित रूप से होगा, नहीं तो इसको होने का क्या फायदा। तो बच्चों ये जो हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट होता है, जो कि लायोफोबिक नेचर का होता है, जो कि वाटर हीटिंग टेंडेंसी होता है, तो ये इसलिए पानी में नहीं घुला था ताकि वो कपड़े की जो गंदगी है उस कपड़े के गंदगी को खींचकर अपने ऊपर एडजॉर्ब कर ले। अपने ऊपर एडजॉर्ब करने का मतलब अपने ऊपर अपने सरफेस पे आकर के उसको एक्युमुलेट कर ले, जमा कर ले। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, इसने अपना काम तो कर दिया झाग बना करके, अब ये अपना काम करना स्टार्ट किया। अब क्या, तो आपके कपड़े में जितने भी गंदगी थी, चाहे वो किसी प्रकार की गंदगी हो, उस गंदगी को इसने अपने सरफेस पे क्या कर लिया, ला करके एडजॉर्ब कर लिया। अब एडजॉर्ब कर लिया तो ठीक है, कपड़े से गंदगी निकल गई। तो जब अब पानी में डुबाएं अपने कपड़े को, तो क्या हुआ, तो ये जो झाग जो था हमारा बच्चों बना हुआ, ये झाग जो है इस गंदगी को लेकर के कपड़े से बाहर दूर फेंक देता है। दूर कहाँ फेंकेगा, आखिरकार जो हमारा कंटेनर है, जो बाल्टी है, उसी में फेंकेगा। तो फिर जब 2 बार 3 बार और हम लोग उसी पानी में
रखने के बावजूद, डुबाने के बावजूद जो पहले गंदगी निकली थी वो फिर से कपड़े में क्यों नहीं आई? तो ये एनायन पार्ट जो है ना बच्चों, ये एनायन पार्ट जो कि सबसे आगे में सिरे पर था, सिरा पर, ये एनायन पार्ट जो है उस गंदगी को दोबारा कपड़े में आने से रोकता है, ठीक है ना। जिस कारण से कहते हैं क्या कि कपड़े के अंदर फिर गंदगी दोबारा नहीं आ पाती है। चाहे उसी पानी में 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आप डुबाएं कपड़े को, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको रोकने के लिए सिरे पर जो है एनायन जो है क्या है, मौजूद है। और दूसरा बात क्या होगा कि गंदगी को निकाल फेंकने के लिए यहाँ पे क्या है, ये मौजूद है। जैसे ही आपके कपड़े में जो गंदगी थी इस पे आके एब्जॉर्ब हुआ, आगे में बेचारा ये है, अब ये क्या काम करेगा, जब कपड़े से निकलेगा झाग तो ये सब को लेकर के जो है क्या करेगा, कपड़े से निकाल कर उसको दूर फेंक देगा, तो कपड़ा क्या हो जाएगा बच्चों, साफ हो जाएगा। तो ये जो है हमारा मैकेनिज्म था क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप का। होपफुली मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बात समझ में निश्चित रूप से आ गया होगा। तो बच्चों ये जो है टॉपिक बहुत भारी नहीं था, बहुत आसान सा टॉपिक था, ध्यान रहे, क्योंकि इस टॉपिक को हम लोगों को निश्चित रूप से जो है 10th क्लास के लेसन 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में भी पढ़ना है। तो चूँकि अगर आप तो 12th में हैं, ISA पार्ट 2 में हैं, तो कहीं ना कहीं ISA पार्ट 2 में आप तभी आए हैं जब 10th क्लास के सिलेबस को पढ़े होंगे, तो वहाँ भी पढ़ना है। और यहाँ आपके सरफेस केमिस्ट्री के सिलेबस में था, तो मैंने यहाँ भी आपको क्या कर दिया, इसको पढ़ा दिया है। तो आप इसको देख लेंगे अच्छे से और इसका नोट्स प्रॉपर तरीके से आप इसको बना लेंगे। तो बच्चों आज के लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।